वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। अगर अभी तक बुद्धि के चैप्टर को आपने कवर नहीं किया है तो एग्ज़ाम से पहले 15 मिनट निकाल कर ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बुद्धि चैप्टर ऐसा है जो हमारे सीडीपी का बेस माना जाता है। इसलिए आज हम एक ही वीडियो में पूरे बुद्धि से रिलेटेड सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्धि होती क्या है। तो बुद्धि की परिभाषा क्या है? सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है, यानी कि जो हमारी सोचने की एबिलिटी होती है, जो हमारी थिंकिंग की योग्यता होती है, वही हमारी बुद्धि कहलाती है कि हम कितना सोच पाते हैं, कितना समझ पाते हैं और कितना उस चीज़ का यूज़ कर पाते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारे सोचने की एबिलिटी पर। तो ये थी हमारी बुद्धि की परिभाषा। अब कुछ मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यहाँ से आपसे कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि बुद्धि अमूर्त है या मूर्त है, तो इन सब चीज़ों को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो टर्मन के अनुसार है बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अगर आपको डेफिनेशन दे दी जाए और पूछा जाए किस मनोवैज्ञानिक की कथन है, तो याद रखिएगा ये टर्मन के अनुसार है। नेक्स्ट है हमारी बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो यह डेफिनेशन हमारी वुडवर्थ की है। वुडवर्थ की डेफिनेशन याद करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको वुडवर्थ की याद करनी है तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कार्य लिखा है। कार्य का मतलब क्या होता है? वर्क। और वुडवर्थ में क्या होता है? वो उसमें भी डब्लू आता है, वर्थ हो जाता है। तो वर्क और वर्थ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर कार्य वर्क आए तो वहाँ पे वुडवर्थ आएगा। तो याद रखिएगा वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये थी हमारी टर्मन और वुडवर्थ की डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है बंकिंघम के अनुसार। उन्होंने कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यानी कि जो हम अधिगम करते हैं, जो लर्निंग है, वही हमारी बुद्धि कहलाती है। और नेक्स्ट है मन के अनुसार। उन्होंने कहा है नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवीनता ही बुद्धि है, यानी कि नवीन चीज़ों पे जो हमारी प्रॉब्लम आती है, नए तरीके उसको जो कैसे हैंडल करते हैं, वही हमारी बुद्धि कहलाती है कि हम उस समय अपनी बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें से आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वह है टर्मन की और वुडवर्थ की। इन दोनों की बुद्धि से रिलेटेड हमेशा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन की इसकी हमारा कथन किसका है या इस कौन से मनोवैज्ञानिक की है। तो टर्मन की और वुडवर्थ की आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें बोला गया है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि बुद्धि शब्द का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखिएगा बुद्धि का जो शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। और बुद्धि का मापन किसने किया था सबसे पहले, तो याद करिएगा बिने ने किया था। और यहाँ पे बोला गया है कि सर्वप्रथम शब्द का जिसने शब्द इस्तेमाल किया था बुद्धि वर्ड को, वो हमारे गाल्टन थे। उन्होंने इस्तेमाल किया था 1885 में। और बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यताएं ही जो हमारी बुद्धि होती है, यानी कि तरह तरह की एबिलिटी या हम चीज़ों को किस किस तरह से करते हैं, वही हमारी बुद्धि होती है। और बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है कि मूर्त होती है? आपसे प्रश्न बनेगा कि बुद्धि कैसी है, अमूर्त है या मूर्त है? तो याद रखिएगा बुद्धि अमूर्त होती है। आप कैसे याद रख सकते हैं कि आपको बुद्धि अमूर्त और मूर्त में अंतर क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो अमूर्त वह चीज़ होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, और मूर्त वह चीज़ होती है जो हमें दिखाई देती है, हमारे सामने होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धि कैसी है? बुद्धि अमूर्त है। तो ये आप याद कैसे रखेंगे कि बुद्धि क्या आपको दिखाई देती? नहीं, आप उसको फील कर सकते हैं, उसमें भाव होता है। तो चीज़ों को आप देख नहीं सकते बुद्धि को, तो इसलिए उसको अमूर्त की कंडीशन में रखा गया है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि कैसी है, तो आपका आंसर होगा बुद्धि अमूर्त है। यहाँ पे नोट है एक हमारा, समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। यानी कि आप जिस कंडीशन में अगर हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं, जो जैसा किसी क्षमता से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो उतना ही बुद्धिमान होगा। जो जितना अच्छा चीज़ों को एडजस्ट करेगा, उसको हैंडल करेगा, वो उतना ही बुद्धिमान कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा तथा आकर्षित किया। यानी कि हमारा 1885 में जब उन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, तो लोगों का ध्यान बहुत ही फोकस हुआ था कि बुद्धि है क्या, कैसी है, क्या यूज़ होती, कितने लोगों में कैसे इस्तेमाल होती या कितने तरह की होती, ये सब चीज़ों के लिए लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींचा था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में
मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। यहाँ पे 1885 से डायरेक्ट 1880-90 में जो हमारे कैटल ने थे उनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? याद रखिएगा, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पूछा जाए तो 1890 में ये पुस्तक किसकी थी? कैटल ने। तो यहाँ पे क्या क्या प्रश्न बनता है कि सबसे पहले हमारा प्रयोग किसने किया था बुद्धि शब्द का? तो गाल्टन ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। फिर कैटल की पुस्तक कब आई थी? 1890 में आई थी। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे क्या है हमारा, बुद्धि का इतिहास क्या है। कभी कभी आपसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन देख के बुद्धि की क्वालिटी पूछ लेते हैं, उसकी विशेषता पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेड मार्क से दिख रहा है ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके समझ लीजिए आपके पॉजिटिव वर्ड से, टैग वर्ड से बुद्धि से रिलेटेड। तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसे कोई बुद्धि से प्रश्न बनता है और अगर आपको ऐसे वर्ड दिखते हैं तो वो आपका आंसर बुद्धि के साथ सही जाएगा। तो पहला है हमारा, बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। तो बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि जन्मजात होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बुद्धि उसके साथ ही रहती है, वो जन्म से ही उसके पास होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि कैसी होती, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, तो आपका आंसर जाएगा बुद्धि जन्मजात होती है। नेक्स्ट है, बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तन योग्यता है। यानी कि बुद्धि ऐसी चीज़ है जो बढ़ती रहती है और समय के साथ आपके एक्सपीरियंस के साथ उसमें परिवर्तन आता रहता है। यानी कि आप जितना चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जितना माहौल में अच्छे में रहते हैं, उतनी ही बुद्धि आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट है, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि बुद्धि जो है हमारी, कभी कभी जैसे पेरेंट्स की बुद्धि होती है, घर में किसी की बुद्धि होती है, वैसे ही बच्चे की भी बुद्धि होती है। लेकिन वातावरण में वो रहकर उस बुद्धि में बदलाव भी आ जाता है। वह जब बाहर निकलता है, चीज़ों को अपने आप एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग लोगों के बीच में जाता है, तो उसके जो बुद्धि है उसमें थोड़ा-सा बदलाव आता है, वो चीज़ों को अपने आप को अपडेट करता है। तो इसलिए बुद्धि जो हमारी वंशानुक्रम भी होती है और वातावरण, इन दोनों का प्रभाव से बुद्धि हमारी होती है। नेक्स्ट है, बुद्धि पर परिस्थितियों के हिसाब बदलती है। यानी कि जैसी परिस्थिति होगी वैसी हमारी बुद्धि होगी। जिस चीज़ की कंडीशन होगी वैसी हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। अपनी बुद्धि की वजह से ही हम अच्छा बुरा भला इन सब चीज़ों में अंतर कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या खराब है, क्या हमारे लिए ये नैतिकता में आता है कि अनैतिकता में आता है। तो इन चीज़ों में तो हम अंतर कर पाते हैं, वो अपनी बुद्धि के वजह से ही कर पाते हैं। इसलिए बुद्धि के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह जन्मजात होती है, यह विकासशील और परिवर्तनशील होती है। यानी कि यह बढ़ते-बढ़ते अपने समय के साथ बदलती भी रहती है और यह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के प्रभाव से पड़ता है इस पे, और यह परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और ये चीज़ों में हमें अंतर करने, अच्छे बुरे, खराब अच्छा या फिर हमारे नैतिक, इन सब चीज़ों में हमें अंतर करने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 7, सीखने की योग्यता ही बुद्धि, यानी कि अधिगम ही बुद्धि है। यानी जो चीज़ें हम सीखते हैं वो अपनी बुद्धि से ही सीखते हैं, इसलिए सीखने की योग्यता यानी एबिलिटी ही हमारी बुद्धि है। नेक्स्ट, बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता। यानी कि जिस वातावरण में रहते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि काम करती है, वैसे ही बुद्धि में हमारा विकास होता है। तो इसलिए बुद्धि जो है पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस के साथ जैसे अपनी बुद्धि को अपडेट करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं, तो वही योग्यता ही हमारी बुद्धि होती है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि, यानी कि जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं उनके बारे में हम चिंतन करना, उनकी कल्पना करना और इन सब पे ध्यान देना ही हमारी बुद्धि कहलाती है। कि बिना बुद्धि के हम चीज़ों को सोच नहीं सकते, ना समझ सकते, ना किसी समस्या का हल निकाल पाएंगे, ना ही उसके बारे में चिंतन कर पाएंगे, ना ही तार्किक चिंतन कर पाएंगे। इसलिए जो बुद्धि होती है वह हमें अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने में बहुत ही मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि के प्रकार। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके थॉर्नडाइक के अनुसार उन्होंने बुद्धि को कितने टाइप में बांटा है, तो यहाँ पे हमेशा प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 स्तर में बांटे गए हैं। एक हमारा होता है मूर्त, यानी कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं यानी स्थूल बुद्धि, और अमूर्त बुद्धि यानी कि जो हमारी तार्किक चिंतन में आती है वो अमूर्त होती है, जो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं। और सामाजिक बुद्धि वह होती है जो हम समाज में रहकर चीज़ों की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के बुद्धि के 3 नियम हैं, यानी कि 3 प्रकार की बुद्धि को बांटा है उन्होंने। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कितने स्तर में बांटा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा 3 के साथ। पहला मूर्त या फिर स्थूल बुद्धि, दूसरा अमूर्त और तीसरा सामाजिक।
पहला हम देखेंगे मूर्त बुद्धि। इसे गामा की आंतरिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है, जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर या औद्योगिक कार्यकर्ता। तो याद रखिएगा, जो मूर्त चिंतन होती है यानी में मूर्त बुद्धि होती है, वह चीज़ होती है जो हम देखते हैं। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही। तो कोई कारीगर है या इंजीनियर है या मैकेनिक है, उसको काम करना है मशीन पे, तो कैसे करेगा? तो चीज़ों को देखेगा, अगर कोई फॉल्ट है उसको सही करना है तो वो चीज़ों को देख कर देखेगा कहाँ पे क्या गलत है या क्या चीज़ खराब है कहाँ पे। तो ये जो हमारी मूर्त बुद्धि है, इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, एक मशीनरी बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि यह जो कारीगर होते हैं, हमारे मैकेनिक होते हैं, ये चीज़ों को अपनी बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं, वो चीज़ों को देख कर करते हैं। बिना देखे वो चीज़ों की गलतियाँ नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ मशीन में खराब है। इसलिए जो मूर्त बुद्धि जी अगर पूछा जाए कि हमारे इंजीनियर, मैकेनिक पास कैसी बुद्धि होती है, तो आपका आंसर जाएगा मूर्त बुद्धि, क्योंकि वो चीज़ों को देखेंगे तब उसको जाके उसकी समस्या का समाधान निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को और मशीन को सही करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कारीगर है या फिर मैकेनिक है, वह जब कार्य करेगा तो किस प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल करेगा? तो याद रखिएगा, वो अपनी मूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है या चीज़ों को हम कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? इसका संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है, यानी कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार व साहित्यकार। वकील, डॉक्टर ऐसे होते हैं पुस्तक को पढ़ते हैं फिर डॉक्टर बन जाते हैं। वकील हमारे अच्छे से एलएलबी सब पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो वकील बन जाते हैं। उनको बार-बार चीज़ों को देखना नहीं पड़ता, वो एक बार पढ़ते हैं, उनका ज्ञान बढ़ जाता है, फिर उसी ज्ञान को अपना इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अमूर्त बुद्धि का इस्तेमाल किया। अगर आपसे पूछा जाए वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार व साहित्यकार किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा कि वो अमूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पुस्तक के ज्ञान से ही अपने की बुद्धि को बढ़ाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और थर्ड है हमारा सामाजिक बुद्धि। तो इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है, यानी कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो उस तरीके से अपने व्यक्तिगत अपने प्रभाव डालता है चीज़ों का और समाज में रहकर उस चीज़ों से अपनी बुद्धि में परिवर्तन लाता है। तो ये थी हमारी 3 बुद्धि, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और ये किसके द्वारा 3 स्तर दिए गए? तो याद रखिएगा, ये हमारे थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 स्तर बताए हैं, जो हमारे मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बुद्धि के सिद्धांत। याद रखिएगा, पहला है हमारा एक कारक सिद्धांत। किसने दिया है? इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि एक ही तरह की होती है, तो इन्होंने कहा है एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बिने ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा द्विकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में लंदन में दिया गया था। इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि एक प्रकार की नहीं, बुद्धि 2 प्रकार की होती है। अगर आपने पढ़ा होगा जी कारक और एस कारक, यानी समान और हमारा जनरल विशिष्ट कारक को 2 पार्ट में तत्वों में डिवाइड किया है। तो इन्होंने कहा कि विनय ने कहा कि एक बुद्धि प्रकार की होती है लोगों में। इन्होंने कहा नहीं, लोगों में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। तो याद रखिएगा, अगर एक कारक का सिद्धांत किसने दिया पूछा जाए तो विनय ने दिया था, और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए हैं, यानी कि समान तत्व यानी कि जनरल कारक आपका, और नेक्स्ट है आपका विशिष्ट विशिष्ट तत्व यानी कि आपका स्पेशल कारक। तो यहाँ पे जो सामान्य कारक होता है वो हमारे अंदर जन्मजात होता है, वो सबके में होता है, साधारण होता है वो। और जो विशिष्ट होता है, जो स्पेशल होता है, वो हम अर्जित करते हैं, यानी कि हम चीज़ों से सीखते हैं। वो इसलिए अब उन्होंने कहा है बुद्धि 2 तरह की होती है, एक जो हमारे पास पहले से होती है, एक जो हम बाद में अर्जित करते हैं। इसलिए इन्होंने इस बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं। बाद में स्पीयरमैन और एक समूह को जोड़ दिया और वह त्रितत्व सिद्धांत बन गया। बाद में इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि 2 प्रकार की नहीं 3 प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका स्पीयरमैन जाएगा। और द्वितत्व और त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो द्वितत्व और 3 तत्व का सिद्धांत हमारा स्पीयरमैन याद जाएगा। तो याद रखिएगा, एक तत्व विनय और 2 और 3 तत्व का सिद्धांत हमारा स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है हमारा बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। सिद्धांत के मुख्य समर्थक हमारे थॉर्नडाइक थे।
जब विनय ने कहा एक बुद्धि है, स्पियरमैन ने कहा नहीं 2 या 3 बुद्धि हैं। लेकिन उसके बाद हमारे आ गए थॉर्नडाइक ने कहा नहीं बुद्धि 2-3 प्रकार की नहीं मल्टी प्रकार की है, मतलब मल्टी फैक्टर पे डिपेंड करती है थ्योरी। लोगों के पास बहुकारक सिद्धांत दे दिया कि लोगों के पास बहुत सारी बुद्धियां होती है जो स्थितियों के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने कहा थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी कि जितने हम क्रियाएं करते हैं, जितना हम इस्तेमाल करते हैं, उतनी तरह की हमारे पास बुद्धियां होती है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि 1 है, 2 है या 3 है। तो इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दे दिया। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र, गति की चर्चा की है। इसलिए इनके बहुकारक सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है बालू का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए बालू का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने अपने जो बुद्धि के सिद्धांत था बहुकारक के, उसकी तुलना बालू के ढेर से की थी। इसलिए इनके सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है और इस आधार पर इसे परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके अन्य 2 नाम भी है, एक बालू का सिद्धांत और एक हमारा है परमाणुवादी का सिद्धांत। आपने यहाँ पे कितने प्रकार के सिद्धांत पढ़ लिए? एक कारक सिद्धांत विनय का, 2 कारक या 3 कारक का आपका स्पियरमैन का और बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट आपका आता है समूह तत्व सिद्धांत। यानी कि जब थॉर्नडाइक ने कहा नहीं हमारा बहुकारक का सिद्धांत है, लोगों की परिस्थितियों के अनुसार वो बुद्धि तरह तरह की हो जाती है। तो हमारे जो नए आए हमारे मनोवैज्ञानिक थर्स्टन, तो उन्होंने कहा कि नहीं बुद्धि जो हमारी होती है वो समूह में होती है, ग्रुप में होती है, ग्रुप फैक्टर होता है वो, ना ही मल्टी फैक्टर। तो इन्होंने कहा सिद्धांत के समर्थक में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। उनकी जो बुक थी प्राइमरी मेंटल रियलिटी, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि जो हमारी बुद्धि होती है वह समूह तत्व यानी कि ग्रुप फैक्टर में होती है। तो उनकी बुक का नाम याद रखिएगा। अगर पूछा जाए थर्स्टन की बुक का नाम क्या था या प्राइमरी मेंटल रियलिटी किसकी बुक है, तो याद रखिएगा थर्स्टन की है। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए हैं, इनमें 7 तत्व को प्रमुख तत्व बताए। इन्होंने बुद्धि के 13 तत्व बताए हैं। 2 तत्व किसने बताए थे? स्पियरमैन ने, जी और एस कारक यानी कि समान और विशिष्ट। और इन्होंने बताए हैं 13 तत्व जिसमें से 7 तत्वों को प्रमुख बताया है। नेक्स्ट है हमारा अन्य सिद्धांत देख लेंगे बुद्धि से रिलेटेड किसने किसने दिया है। अगर पूछा जाए आपसे कि त्रिचापी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा त्रिचापी सिद्धांत के हमारे प्रतिपादक स्टर्नबर्ग है। और तरल ठोस का याद रखिएगा प्रतिपादक कैटल है। याद रखिएगा तरल मतलब होता है हमारा लिक्विड, और लिक्विड को हम किस में रखते हैं? कैटल में रखते हैं। इसलिए याद रखिएगा रिलेट करके कि अगर तरल ठोस का सिद्धांत पूछा जाए तो कैटल जाएगा। विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हमारे जीन पियाजे हैं। और बुद्धि का वखा सिद्धांत किसने दिया है? वह हैक ने दिया है। और पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? के प्रतिपादक हमारे हैं बर्नर। तो याद रखिएगा क्या क्या हमारे कौन से इंपॉर्टेंट रह गए हैं? एक त्रिचापी सिद्धांत स्टर्नबर्ग, तरल ठोस सिद्धांत कैटल, विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे और बुद्धि का वखा सिद्धांत हमारा हैक ने दिया है और पदानुक्रमिक सिद्धांत हमारा बर्नर ने दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सिद्धांत थे। नेक्स्ट आता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो हमारा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था वह सबसे पहले आया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अगर आपसे पूछा जाए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसने दिया था, तो वास्तविक हमारा जो सबसे पहले बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया था वो स्टर्न ने दिया था। इन्होंने 100 से गुणा नहीं किया था, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि जिन्होंने 100 से गुणा नहीं किया था या खाली आपसे ऐसे देकर कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसने दिया था सूत्र, तो याद रखिएगा स्टर्न ने। और यहीं पे अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो आपके जो सूत्र के प्रतिपादक आ जाते हैं वो आपके टर्मन आ जाते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपको 100 के गुणा के बिना पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु के जनक कौन है, तो आपका आंसर जाएगा स्टर्न के साथ। अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाए 100 से गुणा करके, तो ये सूत्र हमारा टर्मन ने दिया था। तो ये दोनों में अंतर याद रखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि टर्मन को लगा के चले आते हैं। तो टर्मन ने उस सूत्र में 100 से गुणा करके सूत्र को कंप्लीट किया था। लेकिन सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था बिना 100 के गुणे के, तो हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु वो स्टर्न ने दिया था। और कभी कभी आपसे इंग्लिश में भी ऐसे पूछ लेते हैं कि MA/CA इंटू गुणे 100 किसने दिया है, तो आपका आंसर जाएगा टर्मन के साथ। ये था हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो याद रखिएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्योंकि कभी कभी आपको वैल्यू देखकर आपसे बुद्धि लब्धि पूछ लेते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आर्मी अल्फा परीक्षण।
तो आपसे पूछा जाए आर्मी अल्फा परीक्षण क्यों होता है, किसके लिए होता है, तो या शाब्दिक होता है कि अशाब्दिक होता है, तो इस सब चीज़ों को यहाँ पे अभी कवर करेंगे। तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है वह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यह केवल पढ़े-लिखे व्यक्तियों के लिए होता है, यहाँ पे अनपढ़ या फिर इलिटरेट लोगों के लिए नहीं होता है। तो आर्मी अल्फा जो परीक्षण होता है वह शाब्दिक होता है, क्योंकि यह सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोगों के लिए होता है। यह अमेरिका में किया गया और प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका परीक्षण हुआ। तो आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न बनेंगे आर्मी अल्फा परीक्षण से कि आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा यह सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोगों के लिए होता है, यह शाब्दिक होता है। बस ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि शाब्दिक है और यह लिटरेट लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट आपका आता है परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण। तो याद रखिएगा आर्मी अल्फा बीटा किसके लिए था? वो हमारे पढ़े-लिखे लोगों के लिए था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पढ़े-लिखे लोग और बिना पढ़े-लिखे यानी कि अनपढ़ लोग दोनों के लिए होता है, तो वह हमारा आर्मी बीटा परीक्षण होता है। यह अशाब्दिक होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अगर पूछा जाए आर्मी बीटा परीक्षण कैसा है, तो यह अशाब्दिक होता है और यह पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोग के लिए होता है। इनमें शब्दों का महत्व नहीं होता है, यह भी अमेरिका में इसका परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका बुद्धि का मापन। बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले कौन थे? बुने ने थे। सबसे पहले बुद्धि का आपसे प्रश्न बनेगा, सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था? तो आपका आंसर जाएगा बिने के साथ। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण बिने ने किया था। नेक्स्ट आपका बुद्धि मापन का अगर काल पूछा जाए कि किस काल में कैसा प्रयोग किया गया था बुद्धि का, किसके आधार पे किया गया था? तो जो 1905 के पूर्व था, यानी कि 1905 में बिनी ने बुद्धि का परीक्षण किया था, तो उसके पहले जो हमारा बुद्धि का परीक्षण होता था, वो शरीर के आधार पर होता था। और 1905 और 11 यानी कि जब बिने के समय हुआ था, वो मानसिक आयु के आधार पे होता था। और 1911 यानी कि हमारे 1911 में बिने की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा परीक्षण होने लगा वह बुद्धि लब्धि के आधार पे होने लगा। तो याद रखिएगा 1905 के पूर्व हमारा जो परीक्षण होता था वो हमारा शरीर के आधार पे होता था और 1905 से 11 के बीच जो होता था वो मानसिक आयु पे होता था और 1911 के बाद हमारे बुद्धि लब्धि के आधार पर होता था। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट कुछ है इम्पोर्टेंस। मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिने ने किया था। अगर बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने। अगर मानसिक शब्द का प्रयोग पूछे तो बिने ने किया था। दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। बिने के पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया गया था। तो बुद्धि का सबसे पहले मापन किसके आधार पे किया गया था? अभी हमने यहाँ पढ़ा शरीर के आधार पे किया गया था, फिर मानसिक आयु पे किया गया था और लास्ट में बुद्धि लब्धि पे। तो सबसे पहले जो हमारा बुद्धि का मापन किया गया था वह शरीर के आधार पे किया गया था। बिने के मरने के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी कि हमारा जो 1905 से 1911 के बीच जो हमारा बिने का परीक्षण होता था वह मानसिक आयु के आधार पर होता था और उनकी मृत्यु के बाद 1911 से जो हमारा परीक्षण होने लगा वो बुद्धि लब्धि के आधार पे होने लगा। तो याद रखिएगा पहले हमारा शारीरिक के आधार पर होता था, उसके बाद हमारा मानसिक के और अब जो परीक्षण होता है वो बुद्धि लब्धि के आधार पे होता है। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था? तो याद रखिएगा शरीर के आधार पर जो हमारा 1911 के पहले परीक्षण होते थे वो सबसे पहले हमारे लेवेस्टर ने किया था। तो ये थे बुद्धि से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे हमारे। तो यहाँ पे आपका बुद्धि का चैप्टर पूरा कवर हो गया है। आई होप इससे कोई प्रश्न बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।